हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की मैथ की क्लास में। और आज बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये थ्योरम आपको 10th क्लास में एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेंगी और सिलेबस में भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है और इसके बेस पे लगभग वो चैप्टर आप कवर करते हैं पूरा। तो आज इसको समझते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। और जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं बच्चों, उसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। जैसे तो थेल्स ने यानी थेल्स, ये जो थेल्स थ्योरम नाम पड़ा है, थेल्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम था, गणितज्ञ थे। तो उन्होंने इस थ्योरम को बनाया था, इसका स्टेटमेंट दिया था, इसको प्रूफ किया था। तो हम देखते हैं कि इस थ्योरम के अंदर उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई लाइन, जैसे आपको डी ई लाइन दिख रही है और वो इन दो साइड्स को, जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो इन 2 साइड्स को किन्हीं 2 पॉइंट्स पे कट करती है, यानी जैसे डी और ई पे। और ये जो लाइन बनती है इससे डी ई, वो पैरेलल होती है किसके, थर्ड साइड के, यानी जो बी सी साइड हमने ली है इसके ये पैरेलल है। तो ये किसी भी साइड्स में लिया जा सकता है। ए बी के पैरेलल लेंगे तो इधर से ले लेंगे, ठीक है, ए सी के पैरेलल लेंगे तो इधर से ले लेंगे। तो आप किसी भी साइड से इसको डायग्राम को बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे ले लिया है डी ई, ठीक है। अब ये डी ई साइड है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, पहले हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे। गिवन में आपको जो चीज़ दी हुई है वो दी हुई है कि डी ई, एक पहले तो एक लिखेंगे कि ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो डी ई साइड है इस पैरेलल टू बी सी है। इसके साथ ये भी लिखना चाहो कि डी जो है वो पॉइंट ए बी पर है और ई पॉइंट जो है वो ए सी पर है, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट में हमने लिख दिया कि ये हमको गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, यानी थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे बच्चों, हमें जो बात प्रूफ करनी है वो ये बात प्रूफ करनी है कि थेल्स ने कहा था कि जैसे इसका नाम है, आप देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसने ये कहा था कि ये जो 2 पार्ट्स बनते हैं, जैसे ये ए डी और डी बी और ए ई और ई सी, तो इन 2 पार्ट्स का जो रेशियो है वो इन 2 पार्ट्स के रेशियो के बराबर होगा। कब, जब ये डी ई पैरेलल होगी किसके, बी सी के, तब, ठीक है। तो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ यही करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, यानी कि जो अनुपात इन 2 हिस्सों का होगा वही अनुपात इन 2 हिस्सों का होगा, ठीक है। तो आइए अब प्रूफ करते हैं इसको। इस प्रूफ को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इसे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से इसको प्रूफ करते हैं। कैसे, आपने क्या करना है कि यहाँ से डी ए से ये जो डी पॉइंट है और सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है और इसका नाम हमने रख दिया एम, यानी डी एम एक परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। तो आप देखेंगे कि एक एक्सटीरियर एंगल से किसी एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, सो हमने वो डाल दिया डी एम। इसी तरह से ई से आपने इसके अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया है ई एन, ठीक है। ये हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा हमारी, क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें हाइट यानी परपेंडिकुलर की आवश्यकता पड़ेगी, सो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो हिस्सा बचा हुआ है ट्रेपीजियम का, इसको हम 2 ट्राइंगल्स में बांट लेते हैं। जैसे आपने देखा कि बी और ई को मिलाने से एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास डी बी ई और एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास डी सी ई, ठीक है। तो इस तरह से 2 ट्राइंगल हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिए हैं और एक ही ऊपर ट्राइंगल है ए डी ई, ये हमारा अलग से काम करेगा, ठीक है। अब देखिए बड़े आराम से, बहुत ही आसानी से हम इसको प्रूफ कर देंगे। कैसे, हमने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल जो है ये छोटा वाला आपको दिख रहा होगा ए डी और ई, जिसका नाम है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ए डी ई लिख लेंगे, ठीक है।
अब होता क्या है बच्चों कि आपको यहाँ पे AD का भी एरिया निकालना है, इस BD का भी एरिया निकालना है, इस CDE का भी एरिया निकालना है। तो चाहे तो आप पहले इन सब के अलग अलग एरिया निकाल लीजिए, बाद में इनको प्रोपोर्शन में रखेंगे, या हम एक काम कर सकते हैं, हम साथ के साथ प्रोपोर्शन में रख लेते हैं, यानी अनुपात पर रख लेते हैं, और कैलकुलेशन साथ के साथ हो जानी है उसकी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा कि ट्राइंगल ले लिया हमने ADE, और इसके अपॉन में हम इसके कॉरस्पॉन्डेंट जो आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि AD साइड के नीचे हमने DB साइड ली हुई है, तो हम इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। तो इस ट्राइंगल का नाम है BDE, तो हमने इसका भी एरिया लिखा BDE। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, इसके साथ ऊपर वाला ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया का फॉर्मूला ऊपर लिखेंगे, BDE का जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला नीचे लिखेंगे। कैसे? अब आप देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 तो ये हो गया। अब इस ट्राइंगल का जो ये आप देख रहे हैं AD का बेस ले रहे हैं हम AD, ठीक है, AD, और AD बेस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा पड़ा हुआ है बच्चों? यहाँ पर आप देख रहे हैं EN, ठीक है, तो EN, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। देखिए यहाँ से AD इसका बेस है और EN इसकी हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, बहुत ही आसानी से। इसी तरह से अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा? DBE, ठीक है, तो इसका 1/2 बेस इसका क्या लेना है हमें? DB, ओके, DB हमने बेस ले लिया, और इसकी हाइट, जैसा कि मैंने बच्चों बोला कि जब वर्टेक्स यहाँ पे सेम है, इस ट्राइंगल का देखिए वर्टेक्स भी यहाँ पे है और इस ट्राइंगल का यहाँ पे वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स से सामने अपोजिट जो पूरी लाइन है ये AB, इसके ऊपर केवल एक ही परपेंडिकुलर डल सकता है और वो डला हुआ है EN, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का भी जो हाइट है वो EN ही है, क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल अगर आपके पास होगा तो उसकी जो परपेंडिकुलर होगी उसके बेस को एक्सीड करने में बाहर की तरफ मिलेगी आपको। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल का ये जो ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से इसकी जो परपेंडिकुलर है इससे इसके बेस से आउट एरिया में है, ठीक है, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, परपेंडिकुलर वही रहना है EN, ठीक है। तो आपने क्या करा? 1/2 से 1/2 कैंसिल और EN से EN कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास AD/DB, और इसको हम रिलेशन 1 डाल के छोड़ देंगे। क्या है ये? देख सकते हैं कि इसमें हमने ऊपर वाला ट्राइंगल जो छोटा था ADE और एक ये ट्राइंगल BDE को लेके एक रिलेशन बना लिया है यहाँ पे AD/DB, और इसको हमने 1 नंबर डाल के छोड़ दिया। बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरी साइड में हम जाएंगे, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से। कैसे? ऊपर वालों के लिए जो बच्चों ये जो साइड लेनी है हमने AE लेनी है अब की बार, क्योंकि हमारा जो प्रूफ है उसके अंदर हमारे AE साइड को लिया गया है, तो AE जो लेनी है वो इसी ट्राइंगल का हिस्सा है। किस ट्राइंगल का? ADE का। तो ऊपर वाले ट्राइंगल को तो हमने वही लेना है इस बार भी, ADE, ठीक है, और बेस में इसके नीचे जो ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पे, इसका नाम है हमारे पास, चाहे DCE कह लीजिए, चाहे CDE कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो हमने CDE रख लेते हैं इसका नाम। तो CDE ट्राइंगल है यहाँ पे, जो क्योंकि इसके अंदर EC बेस आ रहा है हमारे पास, तो इसको हमने ट्राइंगल को लेना है एरिया किसका? CDE को, ठीक है। अब बिल्कुल आ जाइए ऊपर। अब क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल को इस बेस पे भी परपेंडिकुलर मिला हुआ था EN, और इस बेस पर भी परपेंडिकुलर मिला हुआ है DM। जब हमें इस बेस की जरूरत थी तो हमने परपेंडिकुलर EN का यूज़ किया, जब हमें AE बेस की जरूरत है तो हम परपेंडिकुलर DM का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो अभी हमने क्या करना है? 1/2 बेस, यानी जो साइड बेस इसकी होगी जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है उसको बेस बोलते हैं ना, तो AE ले लेनी है, ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है? ये हाइट जो है वो है DM, ठीक है। इसी तरह से 1/2 बेस हमने लेना है आपकी बार इस वाले ट्राइंगल का EC, ठीक है, EC लिया, ओके, ये EC हो गया, और इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो भी इसके एक्सटीरियर में होगा, वो DM होगा, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर होता है जो इस लाइन के ऊपर है, सो उसका नाम क्या है? DM ही है, तो हमने यहाँ पे लिया DM, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया AE/EC, और ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया, या रिलेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, जैसे भी आप कहना चाहें, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो हमें प्रूफ करना है दोनों को इक्वल, वो लगभग मटेरियल ये है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अगर ये दोनों इक्वल रखे जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैंडेटरी होगा कि भाई इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों भी तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। या ये कहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी तभी तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल कहेंगे कि वो इक्वल है। तो ऐसा क्या है कि हम अब देखें कि इसकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, तो इसमें एक चीज़ तो भाई कॉमन है, इसका जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला पोर्शन वो ADE ही ट्राइंगल दोनों जगह है, तो भाई ऊपर वाला तो है दोनों कॉमन और उनका एरिया भी इक्वल है। बट ये बेस जो है इसमें ट्राइंगल लिया गया है BDE और इसमें ट्राइंगल लिया गया है CDE। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस वाली लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो अब ये किस थ्योरम से है, ये बच्चों आपको मैं याद दिला देता हूँ क्लास 9th की, ठीक है। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर कोई दो ट्राइंगल बने हों तो उनका एरिया इक्वल होता है ना, याद आया? बिल्कुल वही है। अब आप देखिए DE और ये BC पैरेलल लाइंस है और इनके बेस पे अगर हम DE को देख लें, DE को हम कॉमन साइड मानते हैं इस ट्राइंगल की भी और इस ट्राइंगल की, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए एरिया हैं। देखिए आप ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो इनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के और इस बात को अपना लिख सकते हैं, क्या? ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE हैव सेम बेस, इनके बेस सेम है। कौन सा बेस सेम है? TE, है ना। एंड lie between same parallels, lie between same parallel lines। ठीक है, या शॉर्ट में कर दिया सेम पैरेलल्स कर दिया, ठीक है, या लिख लीजिए पैरेलल लाइंस। तो क्योंकि ट्राइंगल BDE और CDE सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं और उनका बेस सेम है, तो इन दोनों के एरिया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? इक्वल होगा। तो एरिया किसका? BDE का इक्वल होगा एरिया CDE के, और ये स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है। अब आप देखिए इन तीनों इक्वेशंस को देख लीजिए, इन तीनों रिलेशंस को देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ था ये, ठीक है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा AD अपॉन DB के। यहाँ पे एरिया ऑफ ADE है और एरिया ऑफ CDE इक्वल है AE अपॉन EC के। और यहाँ पे आप तीसरे रिलेशन में देख रहे हैं कि जो इनका डिनोमिनेटर है उनको इक्वल बता दिया गया है। इसमें आप देख ही रहे हैं कि न्यूमरेटर इक्वल है, और थर्ड इक्वेशन ये कह रही है कि इनका डिनोमिनेटर भी इक्वल है। तो जब न्यूमरेटर दोनों के इक्वल हैं और डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हो गए हैं थर्ड के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल हो गई है। तो अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप ये दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों से हमने क्या देखा कि एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल हो गया है एरिया ADE अपॉन एरिया CDE की, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई है इन तीनों रिलेशंस को देखने पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है तो अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। इसकी वैल्यू है AD अपॉन DB और इसकी वैल्यू है AE अपॉन EC। मैं देख लेता हूँ कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं, वो ठीक है बच्चों, थोड़ी जगह बाकी है, नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे AE अपॉन EC, ठीक है, इक्वल हो गया, या पहले इसकी साइड लिखेंगे, सॉरी, AD अपॉन BD या DB आप लिखना चाहें, और यहाँ पर AE अपॉन EC। तो ये बच्चों प्रूफ हो गया। अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये थी, आप देखेंगे AD अपॉन DB और ये इक्वल हो गया AE अपॉन EC,
और ये बच्चों ये देखो स्टेटमेंट आराम से प्रूव्ड हो गया, जो थेल्स ने कहा था कि जो ये साइड्स के पार्ट्स हैं इनका प्रोपोर्शनल है किसके, AE अपॉन EC के। ठीक है, और ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।